हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे 1975 के आपातकाल के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। हाल ही में ये जो है टॉपिक वो न्यूज़ में है। और क्यों न्यूज़ में है, आइए देख लेते हैं कि 1975 का आपातकाल क्यों जो है वो न्यूज़ में है। तो हाल ही में क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध किया था। 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई। अतः 49 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं आपातकाल को। आखिर आपातकाल है क्या? तो यह किसी भी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों जैसे कि युद्ध, विद्रोह या फिर अन्य संकटों जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या फिर संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं और इसके लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। और ये कार्रवाई जो है वो आपातकाल के दौरान की जाती है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए? तो अगर हम देखें संविधान के भाग 18 में हमको इमरजेंसी के बारे में देखने को मिलता है, जो 352 से लेके आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक देखने को हमें मिलता है। वहीं भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 कहता है कि आपातकाल की घोषणा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 353 आपातकाल की घोषणा के प्रभाव के बारे में बात करता है। आर्टिकल 354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, ये क्या हो जाता है, संघ का कर्तव्य हो जाता है, अर्थात केंद्र सरकार का क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है। वहीं आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 357 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग से है। आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के प्रावधानों पर प्रतिबंध से है। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान जो भी प्रदेश के अधिकार हैं उनके निलंबन से है, प्रतिबंध से है। वहीं आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के संबंध में बात की जाती है। नेक्स्ट बात की जाएगी भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं। तो हमें तीन प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल, इमरजेंसी जो है। सबसे पहले बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, जो आर्टिकल 352 के तहत देखने को मिलता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है यदि वह संतुष्ट हो कि देश या फिर उसके किसी एक हिस्से की सुरक्षा युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के खतरे में है। तो नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश में लगाई जा सकती है, पूरे इंडिया में लगाई जा सकती है, भारत में लगाई जा सकती है, या फिर भारत के किसी भी एक हिस्से में जो है लगाई जा सकती है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है वो जोड़ा जाता है। वहीं घोषणा पत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 20 से 21 को छोड़कर निलंबित करने के लिए यहाँ पे शक्तियाँ प्रदान करती है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति भी प्रदान करती है। अवधि और संसदीय अनुमोदन क्या रहता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान? आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर क्या हो जाता है भैया, संसद को दोनों सदनों का अनुमोदन देना आवश्यक हो जाना चाहिए। मतलब 1 महीने के अंदर क्या है, संसद को दोनों सदन के द्वारा क्या है, अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा को बिना किसी अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उस उद्घोषणा में लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक, जब लोकसभा की पहली बैठक होगी पुनर्गठन के बाद, तो 30 दिन तक क्या होती है, प्रभावी होती है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि इस बीच राज्यसभा ने
उस क्या कर दिया हो, वहाँ पे परमिशन दे दी गई हो, अनुमोदन कर दिया हो राज्यसभा के द्वारा। यदि दोनों सदन के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो आपातकाल क्या है, 6 महीने तक ये क्या है, जारी रहता है। और हर 6 महीने बाद क्या है, ये संसद को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मतलब रिन्यू करना पड़ता है। तो जो मिनिमम पीरियड है वो आपको 6 महीने देखने को मिलता है, कम से कम 6 महीने के लिए। और फिर यहाँ पे क्या है, हर 6 महीने बाद क्या है, इसकी स्वीकृति मिल जाती है, तो आप इसको क्या आगे के लिए भी बढ़ा सकते हो। आपातकाल की घोषणा या इससे जारी रखने वाली मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को, यहाँ पे क्या होता है भाई, संसद को किसी भी सदन में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तभी जो है आपातकाल जो है लगाया जा सकता है, और लिखित में आपके पास होना चाहिए, ये मौखिक नहीं हो सकता। तो विशेष बहुमत जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। उद्घोषणा का निरसन आखिर समाप्त कैसे होगा? आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी घोषणा के द्वारा क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए क्या है, संसद में क्या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा साधारण बहुमत पारित करके जो है आपातकाल को क्या कर सकती है, रोक सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता के बारे में बात की जाए, जो भी एप्लीकेबिलिटी है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या फिर उसके केवल एक हिस्से पर भी लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया है। तो यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को ही है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं की जा सकती राष्ट्रीय आपातकाल की? तो भैया बिल्कुल की जा सकती है, पहले ऐसा नहीं था। तो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1975, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था, अर्थात वहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बेहाल हो गई। और वहीं अगर बात की जाए मिनरल मिल्स केस की बात की जाए, जो 1980 में आता है, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या फिर किसी, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, परमिशन दे देता है कि भाई हाँ जी, जो है अदालत में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है। वहीं राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल आता है 356 आर्टिकल। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन से है या फिर संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्रगत शासन लागू होने से है। जब राज्य में संविधान असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया जाता है। इसको राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे ढंग से क्या है, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। संसदीय अनुमोदन और समयावधि, इसकी क्या समयावधि रहती है? राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने, वहाँ पे कितना था, तो नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना होता है, जबकि इसमें क्या है 2 महीने आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही सदन में क्या होती है, अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन में सामान्य बहुमत से आप इसको पारित कर सकते हो, जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या था, आपको विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। यदि यह दोनों सदन द्वारा स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहता है और अधिकतम 3 साल की अवधि तक ये रहता है। और प्रत्येक 6 माह पर यहाँ पे क्या है, संसद की स्वीकृति के साथ इसको क्या है, बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि वहाँ पे था। राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव है? राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि वह राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों को सौंप सकता है।
वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग निर्वाण संसद द्वारा किया जाएगा और वह ऐसे सभी कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। तो सारी शक्ति जो है वो किसके पास आ जाती है? केंद्र सरकार के पास यहाँ पे आ जाती है। अच्छा जी, कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को? राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसी प्रवृत्ति घोषणा या फिर माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। इस तरह की घोषणा के लिए क्या है, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या या फिर उससे अधिक सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के कुछ उदाहरण हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमें 2019 में देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसे अल्प अवधि के लिए लगाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही नई सरकार का गठन हो गया था। वहीं उत्तराखंड की बात करें 2020 में टेस्ट से जुड़े राजनीतिक संकट के कारण इसे भी इसी तरह छोटी अवधि के लिए लगाया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में 1991-1992 की बात करें, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उनकी हत्या और उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पंजाब 1987-1992 की बात करें, उग्रवाद और आंतरिक अशांति के कारण जो है लगाया गया था। वहीं न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है। तो आर्टिकल 356 के प्रयोग के संबंध में एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 जैसे मामलों में क्या है, दिशा निर्देश जारी कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये क्या है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसने स्थापित किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए तथा अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द कर दिया जाए। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्टिकल 350 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। आर्टिकल 356 के संबंध में क्या सिफारिशें हैं? पुंछी आयोग क्या कहता है? इसमें कहता है कि आर्टिकल 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की जाए, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक जिले या फिर जिले के कुछ हिस्से पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय के लिए नहीं होने चाहिए। वहीं सरकारी आयोग क्या कहता है? ये कहते हैं कि आर्टिकल 356 जो है वो राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या सुधारने के लिए अंतिम उपाय है। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट-फूट तथा केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही लगाया जाना चाहिए। राज्यपाल की रिपोर्ट एक 72 दस्तावेज होनी चाहिए तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल को विधानसभा को भंग किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिए। तो इनके द्वारा जो है कुछ ये सिफारिशें दी गई थी। वित्तीय आपातकाल की बात करें, आर्टिकल 360 के तहत आ जाता है। इसमें राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति की या फिर ऋण जो है उसको खतरा है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवाओं में कार्य सभी या फिर किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्ते को काटने का क्या दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संस्थान पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिए निर्देश देने की भी शक्ति यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। वहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 महीने आ जाता है, यहाँ पे भी 2 महीने आ जाता है, सिर्फ 1 महीना किसमें आ जाता है, नेशनल इमरजेंसी में आ जाता है। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता है तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसा किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय क्या है, रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य 2 प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे आपात स्थितियों के विपरीत भारत में वर्तमान तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला है भारत चीन युद्ध 1962 में, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, उसके बाद आ जाता है 1975 से 1975 जब आपका इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया जाता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव रहते हैं? तो भारतीय संविधान का 39वां संशोधन अधिनियम 1975 क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय
के प्रति उत्तर में अधिनियमित इसको लाया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालयों की शक्ति में क्या की गई वृद्धि की जाती है। राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देकर आपातकाल के दौरान राज्य के कानूनों को दरनिकार करके केंद्र सरकार का नियंत्रण में वृद्धि की गई। कानूनों संशोधनों की न्यायिक जिससे न्यूनतम जवाबदेही जो है उनको देनी पड़ती थी। संसद या फिर राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल में वृद्धि की जाती है। राष्ट्रीय विरोधी व्यवहार के मामले में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया। वहीं संविधान का 44वां संशोधन की बात करें 1978 में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का इसमें प्रयास किया गया। परिवर्तन क्या शामिल थे इसमें? अधिकारों के निलंबन को सीमित करना था, न्यायिक समीक्षा और आपातकाल इसमें आ जाता है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। न्याय समीक्षा में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सुदृढ़ किया गया। वहीं आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। अधिकारों के प्रति मुखरता की बात की जाए, मीडिया पर कठोर नियंत्रण के द्वारा असहमति को दबा दिया गया था और साथ ही सूचना तक पहुंच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानव अधिकारों की वकालत भी कर रहे थे। जैसे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन होता है, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता है और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल भी की जाती है। वहीं न्यायिक सक्रियता की बढ़ती भूमिका आपको देखने को मिलती है। आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। एडीएम जबलपुर मामला आ जाता है और अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की जाती है, किंतु बाद में बंदी प्रतिरक्षण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किए गए निर्णयों में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा में एक अधिक और जिससे क्या है मार्ग प्रदर्शित होता है। राजनीतिक दलों में क्या रुख होता है भाई? आपातकाल के परिणाम स्वरूप पूर्व में अलग रह रहे विपक्षी दल एक हो जाते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्रात्मक प्रतिक्रियाओं तथा महत्व साझा और भविष्य में इस प्रकार की रणनीति का प्रयोग करने के प्रति सतर्क हो जाते हैं। वहीं कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपनिषद अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए किया जाता है उस राज्य की विधानसभा स्वतंत्र भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजक होंगी। सी है उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है और डी है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, सेकंड है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है भी, केवल दूसरा सही है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट आपको मेंस में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।